नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पहलगाम आतंकी हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमले की साजिश करने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। पहलगाम आतंकी घटना के घायलों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री का कड़ा संदेश, कायराना हमले के दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। दिल्ली पहुंचा नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों को दी सांत्वना। पहलगाम आतंकी हमले के दहशतगर्दों के चेहरे आए सामने। सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच किए तैयार। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने की अनुग्रह राशि की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा मौन। हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर बंद। देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर कड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है भारत। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। अमित शाह ने साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल बैसरन मैदान पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कल पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। अमित शाह ने भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सोशल मीडिया के जरिए कड़ा संदेश देते हुए गृह मंत्री ने लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां रखे गए मृतकों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने कल श्रीनगर में पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद
श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया। इस दौरान परिजनों के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी वो हवाई अड्डे पर मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्थिव शरीर लेने पहुंचे विनय नरवाल के पिता और बहन की हालत देख वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। विनय नरवाल की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने प्रस्तावित कानपुर दौरे को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि आतंकियों के कायराना हमले में कानपुर के वीर सपूत शुभम ने अपनी जान गंवाई, जिसके सम्मान में कानपुर में सभी औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को 20,631 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करना था। इसी दिन प्रधानमंत्री को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना था। पहलगाम हमले के मद्देनजर अब ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में लगभग 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। सूत्रों के हवाले से सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए हैं। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही पीड़ितों को उनके घरों तक भेजने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम में हमले के दौरान अपने प्रियजनों को खोने वाले 6 परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कश्मीर में महाराष्ट्र के पर्यटकों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की जा रही है और राज्य सरकार इसका खर्च वहन करेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी का निधन अत्यंत दुखद है। आज दूरभाष पर उनके पिता संजय द्विवेदी जी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को पार्थिव शरीर को ससम्मान कानपुर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यथाह दुख सहने की शक्ति दे। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर पदस्थ LIC के ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार नथलिया की भी मौत हो गई। इस दौरान उनकी बेटी आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी है, जिसका उपचार जारी है। इस दुखद घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। का फोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। भगदड़ हुई, उसमें बेटी का पैर
फ्रैक्चर हो गया। कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान रायपुर के समता कॉलोनी के रहने वाले स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश मिरानिया के रिश्तेदारों ने बताया कि वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गए थे। आतंकियों ने दिनेश को गोली मार दी। दिनेश के परिजन घटना से गहरे सदमे में हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त हम दिनेश मिरानिया के परिवार में उनके चाचा जी से बातचीत करेंगे, जो सीताराम है, कि क्या हुआ था। सर, क्या जानकारी मिली थी आपको घटना की? क्या हुआ? हमको कल 6 बजे रायपुर से दिनेश मिरानिया बोल के फोटो आया। तो वहाँ पे जो आईडी कार्ड से उन लोगों को जो मतलब किया था, उनका आईडी कार्ड पूछ के ही आतंकवादियों ने उन पे हमला किया। मतलब क्या करते थे, किस चीज़ का कारोबार था? ये बिजनेस, यहाँ रायपुर में बिजनेस है उनका। ये मकान है, समता आर्केड में ऑफिस है, नीचे में बिजनेस करते हैं सर। कितने लोग यहाँ से गए थे जम्मू कश्मीर? यहाँ से तो ये 4 ही जन गए थे सर। दिनेश मिरानिया जी के जीजा जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था और उनको क्या जानकारी मिली थी। सर, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी आपको? भाई सबसे पहले तो मेरा बेटे का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसा ऐसा न्यूज़ आपको भेजा हूँ, देखो। फिर मैं देखा और फिर मैं उसके बारे में और इंक्वायरी किया तो पता चला गोली लगी है। लेकिन गोली लगी है, इलाज चल रही है। इलाज चल रही है बोलने से एक तसल्ली था, लेकिन कहाँ इलाज चल रही है ये पता ही नहीं चल पा रहा था। ये थे दिनेश मिरानिया के परिवार जो डीडी न्यूज़ से बात कर रहे थे। अपने सहयोगी काशी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में भाजपा नेताओं ने हैदराबाद के टैंक बंड के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के साथ साथ सांसद के लक्ष्मण, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और एटाला राजेंद्र भी शामिल हुए और उन्होंने सामूहिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान किशन रेड्डी ने अंबेडकर प्रतिमा पर पदकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। रेड्डी ने इस घटना के लिए पाकिस्तान के अक्षम नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया और जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्ण क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। इसके अलावा किशन रेड्डी ने आतंकी हमले की निंदा करने के लिए पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहलगाम घटना की निंदा करते हुए कहा कि भारत ने ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों का हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सीधे सीधे कहा है कि ऐसी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कृत्य के लिए कठोरतम दंड मिलेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने ये स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश की धरती से, भारत अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस कायराना हरकत का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया। जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को ज़रूर दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। इसी कड़ी में श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने मार्च निकाला, जिसमें हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयरलाइनों को टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी और रद्दीकरण शुल्क माफ करने के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आतंकी हमले के बाद घाटी में आए पर्यटक अपने घर लौटने के लिए फ्लाइट से जाने के लिए टिकट बुक करा रहे हैं। ऐसे में कोई भी एयरलाइन हवाई यात्रियों से अधिक कीमत वसूल ना करे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात को देखते हुए एयरलाइन कंपनी ग्राहकों से फ्लाइट कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग के पैसे नहीं चार्ज करेगी। दरअसल पर्यटकों को राहत देते हुए ये ऐलान किया गया है, अगर कोई यात्री अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कराना चाहता है तो उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं जो यात्री अपनी फ्लाइट कैंसिल करना चाहे उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा, यानी एयरलाइन कंपनी ग्राहकों से कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेगी। ये विशेष सुविधा 30 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद एयरलाइनों ने प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त उड़ानों और पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क की वापसी की घोषणा की है। बुधवार को इंडिगो द्वारा श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि वह श्रीनगर से आने जाने वाले यात्रियों को रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ कर मदद कर रहा है। अपने नियमित शेड्यूल के अलावा इसने दिल्ली और मुंबई से श्रीनगर के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी हैं। इंडिगो श्रीनगर से प्रतिदिन 20 उड़ानें संचालित करता है। इंडिगो का कहना है कि एयरलाइन बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें चलाएगी। साथ ही जिन लोगों ने 30 अप्रैल 2025 तक श्रीनगर के लिए या वहां से उड़ानें बुक की हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या मूल्य अंतर का भुगतान किए अपने टिकट रीशेड्यूल कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन आजार ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। साथ ही कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए इजरायल भारत का सहयोग करेगा। It's a heartbreaking attack. It's atrocious, and the stories we've been hearing coming out from there are terrible. Well, terrorism is an international problem, and we must all work together in order to fight it. Thankfully, we are in close contact with the authorities here. We always have copycats, and these criminals always try to find new ways to intimidate us. We, of course, have to follow that, have to follow how they think, how they operate, and I'm sure that they will try to continue, but I'm also sure we'll be more determined and will invest more in fighting this phenomenon. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे जघन्य हमला बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत पर एक जघन्य आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कई पुरुषों की जान चली गई। हम पीड़ित परिवारों के गहरे दुख में साझेदार हैं। मैं उन्हें अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरा संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दोपहर मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। निर्दोष नागरिकों की जान लेना कायरतापूर्ण हिंसा है जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे मित्र हैं
और हम इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर पीएम मोदी से बात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर पहलगाम आतंकवादी हमले में हुई जनहानि पर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। ऐसी जघन्य कृत्यों के विरुद्ध नेपाल की भारत के साथ अटूट एकजुटता दोहराई। नेपाली नागरिक की मृत्यु पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। पहलगाम हमले को लेकर बांग्लादेश ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। बांग्लादेश ने कहा कि वो भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों की दुखद मौत हुई। बांग्लादेश पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है और हिंसा के इस कायरतापूर्ण कृत्य से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता है। बांग्लादेश आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है। विदेश मंत्रालय ने कल पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें लिखा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ समर्थन और एकजुटता व्यक्त की और कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार की रात कुछ लोगों ने मालदा जिले के अंग्रेजी बाजार के सिकंदरपुर क्षेत्र में धारदार हथियारों से 5 हिंदू युवकों पर हमला किया। हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। मृतक की पहचान शिबू मंडल के रूप में हुई है। बाकी 4 घायल हैं। घायलों में सूर्या मंडल की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे मामले में स्थानीय विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी का कहना है कि बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का दौर जारी है, लेकिन बंगाल सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी शिकायत की है। खबरों में आगे बात करते हैं। एक देश एक चुनाव से संबंधित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के विकास में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह है बार बार होने वाले चुनाव। इसलिए विकसित भारत के लिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव को हकीकत में बदलने के लिए युवाओं से आह्वान किया कि वे इसके लिए आंदोलन के रूप में कार्य करें। विकसित भारत के निर्माण में आज सबसे बड़ी बाधा है ये बार बार होने वाला चुनाव। इसलिए मित्रों, समय आ गया है कि आज देश उठ के खड़ा हो और ये कहे कि बंद करो ये नाटक बार बार चुनाव का। देश के धन का अपव्यय नहीं होने देंगे, विकास ठप नहीं होने देंगे, प्रगति बाधित नहीं होने देंगे, जन कल्याण प्रभावित नहीं होने देंगे। एक साथ दोनों चुनाव एक बार में एक साथ होंगे। 5 साल कम से कम, 5 साल ना कहें तो 4.5 साल कम से कम ढंग से निर्वाचित सरकार दिन और रात काम करे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठाते हैं, जबकि राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव रोक दिए गए थे और कांग्रेस ने उनकी अस्थियों को लेकर देश में चुनाव प्रचार किया। एक देश एक चुनाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं वही आज संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। समग्र देश की चुनाव को स्थगित किया। उनकी अस्थि कलश लेके कांग्रेस पार्टी के लोग देश भर में घूमे। एक सिंपैथी जनरेट करने के लिए काम किया गया। उसके बाद चुनाव हुआ। वे लोग आज भारत के चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आप चुनाव जीतो
तो सही हुआ है। आप चुनाव हार जाओ तो प्रजातंत्र खतरे में है। जो लोग ज्यादा संविधान की बात कर रहे हैं वही लोग सबसे ज्यादा चोट संविधान को ही पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली में आज एक देश एक चुनाव विषय पर छात्रों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए देश के सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में आज एक ऐसा संकल्प हम सबके सामने है, इसके लिए 1 लाख नए युवा नेताओं को तैयार करने की जरूरत है, जो देश को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के लिए जरूरी है। विकसित भारत की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए कई टाइप के रिफॉर्म 10 साल में करे गए, कई टाइप के एक्शन हमें करना होगा। उसमें से एक एक्शन मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन तय करा है। हमें 1 दशक में दुनिया की 3रे क्रम की इकोनॉमी बनना है। हमें देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।